नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप पार्ट 2। एशिया महाद्वीप के हमने 2 पार्ट किए थे। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक की फ्रेमिंग कैसी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कि इसका कितना देशों में विस्तार है। इसके बाद कौन से देश में इसे किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गोबी मरुस्थल के बारे में, कहाँ पर है ये। तिब्बत का पठार से 2 नदियाँ निकलती हैं, उनके बारे में जानेंगे। और साइबेरिया यानी रूस से 4 नदियाँ निकलती हैं, उनके बारे में जानेंगे, इनका उद्गम कहाँ से है और कहाँ अपना जल गिराती हैं। इसके बाद जाग्रोस पर्वत और अल्ताई पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूएई का संगठन, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। फिर मध्य एशिया, उसके बाद कोरिया प्रायद्वीप के बारे में इनकी लोकेशन देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ है। मेरा प्रयास यह है कि हम जितने भी फैक्ट पढ़ रहे हैं, हम सभी फैक्ट को मैप के माध्यम से पढ़ें ताकि हमें लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है 6 देशों में है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, तिब्बत और म्यांमार। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। तो अफ़गानिस्तान में इसे हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है और इसका विस्तार ईरान में भी थोड़ा सा है, वहाँ इसे एलबुर्ज पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान में इसे सुलेमान पहाड़ी बोलते हैं। सुलेमान पहाड़ी जो है इसका दक्षिणी विस्तार किरथर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और जब ये पर्वत श्रेणी आगे बढ़ती है दक्षिण की ओर, तब वहाँ पर अरब सागर पड़ता है। तो अरब सागर के पश्चिम की ओर ये मुड़ जाती है और वहाँ पर इसे मकरान पर्वत श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, सुलेमान पहाड़ी, किरथर पर्वत श्रेणी और आगे मकरान पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इसका विस्तार है, आप सभी जानते हैं। नेपाल में इसका विस्तार है और आगे तिब्बत का पठार और पामीर का पठार है। ठीक है, सेंट्रल मध्य एशिया में पामीर का पठार और तिब्बत का पठार है। इन दोनों के बारे में फैक्ट है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है और पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी हाइट है लगभग 4900 मीटर। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, तिब्बत का पठार, और सबसे ऊंचा है पामीर का पठार। इसकी लोकेशन आप देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और लोकेशन आपको याद होगी तो क्वेश्चन भी याद होगा आपको। चलिए, इसके बाद आता है नीचे म्यांमार। तो म्यांमार में इसे अराकान योमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अराकान योमा। और जो अराकान योमा है यानी हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये म्यांमार और भारत के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है तिब्बत और नेपाल, यानी माउंट एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल दोनों में आता है। ठीक है, चलिए, और इसे सागर माथा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सागर माथा। और जो पामीर का पठार है इसे संसार की छत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जो पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार है, इसके जस्ट ऊपर तकला मकान या टकला माकन, ठीक है, तकला मकान या तकला माकन मरुस्थल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है और ये चीन में आता है, ये ऑफिशियली चीन में आता है। ठीक है, चलिए अब इसके उत्तर पूर्व में गोबी मरुस्थल है। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। ये क्वेश्चन आता है कहाँ पर है, तो ये चीन और मंगोलिया दोनों में आता है या इन दोनों की सीमा पर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है। जो आपका गोबी मरुस्थल है ये किस प्रकार का मरुस्थल का एग्जाम्पल है, तो ये शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसके नीचे तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत का पठार से 2 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी, हांगो नदी और यांगसी नदी। हांगो नदी को पीली नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, येलो रिवर। अब क्यों बोलते हैं, देखिए इसके ऊपर है गोबी मरुस्थल और हमने पढ़ा इसकी मिट्टी पीली होती है। तो हवा यहाँ से चलती है इस नदी की ओर और हवा अपने साथ इस मिट्टी को साथ में लेके आती है और ये मिट्टी पीली होती है। तो इस मिट्टी के इस नदी में मिलने के कारण इस नदी का कलर भी पीला हो जाता है। बात समझ में आ रही है भाई। गोबी मरुस्थल की जो मिट्टी है वो बहकर इस नदी में आती है। अब चूंकि इस मिट्टी का कलर पीला है इसीलिए इस नदी का कलर भी पीला हो जाता है, येलो हो जाता है। इसलिए इस नदी को येलो रिवर कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इसका उद्गम कहाँ से, तिब्बत के पठार से है और ये अपना जल पीला सागर में यानी येलो सी में गिराती है। बात समझ में आ रही है।
और इसे चीन का शोक भी कहते हैं। इसके माध्यम से, इसके कारण चीन में बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, इससे काफ़ी विनाश हो जाता है, इसलिए इसे चीन का शोक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट नदी है यांगसी नदी। इसका उद्गम भी तिब्बत का पठार है और इसे ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सॉरी, एशिया की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। ये अपना, इसका उद्गम तिब्बत का पठार है और ये अपना जल पूर्वी चीन सागर में गिराती है, ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, चलिए इसके बाद है, देखिए नीचे साइबेरिया है यानी रूस है, तो यहाँ से 4 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? ओब नदी, येनेसी, लीना और कोलियामा। ठीक है, अब देखिए इनका उद्गम साइबेरिया यानी रूस से है और अपना जल गिराते हैं आर्कटिक महासागर में। ठीक है, अब जो ओब नदी है ये, इसका उद्गम कहाँ पे? साइबेरिया से है और अपना जल गिराती है आर्कटिक में। और जो आपका येनेसी है इसका उद्गम साइबेरिया से है, अपना जल गिराती है आर्कटिक के कारा सागर में। कहाँ पर? कारा सागर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो येनेसी नदी है कहाँ से निकलती है? साइबेरिया से, और अपना जल कहाँ गिराती है? कारा सागर में। कारा सागर आता है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, 2 फैक्ट यहाँ से कवर होते हैं। इसके बाद जो लीना नदी है आपकी, तो लीना नदी जो है अपना जल गिराती है आर्कटिक महासागर में और उसका उद्गम है साइबेरिया के बेकाल झील से। ठीक है, तो लीना नदी का उद्गम कहाँ से है? बेकाल झील, और अपना जल गिराती है आर्कटिक महासागर में। इसके बाद कोलियामा का उद्गम साइबेरिया से है और अपना जल गिराती है आर्कटिक महासागर में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके बाद जाग्रोस पर्वत और अल्ताई पर्वत। तो जाग्रोस पर्वत है ईरान में और अल्ताई पर्वत है चीन में, याद रहेगा आपको। चलिए इसके बाद बात करते हैं यूएई के बारे में। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ये 10 छोटे राज्यों ने मिलकर संगठन बनाया, तब जाकर यूएई का निर्माण हुआ है। ठीक है, बेसिकली यूएई जो है 10 छोटे राज्यों का संगठन है, इनको मिलकर बना है। ठीक है, चलिए अब इसकी जो राजधानी है वो अबू धाबी है और दुबई जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, दुबई इसी के अंतर्गत आता है, जो कि पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, दुबई के बारे में 2 फैक्ट हैं। दुबई जो है यूएई का पार्ट है और ये पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं मध्य एशिया के बारे में। आपका जो मध्य एशिया है इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं। कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, इसकी राजधानी है अस्ताना। फिर आता है उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी है ताशकंद। फिर आपका आता है तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी है अशखाबाद। फिर आता है किर्गिस्तान जिसकी राजधानी है बिश्केक। और अंत में आता है ताजिकिस्तान जिसकी राजधानी है दुशांबे। तो ये 5 जो देश हैं ये मध्य एशिया में आते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद देखें आगे, कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया बहुत फेमस है, तो 2 देश इसमें शामिल हैं, उत्तर और दक्षिण कोरिया। ठीक, काफ़ी फेमस है ये। और ये जो देश हैं इन दोनों के मध्य में 39 डिग्री अक्षांश रेखा है जो इन दोनों देशों को अलग करती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में कौन सी अक्षांश रेखा आती है, तो इसका आंसर है 39 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखिए जो कोरिया प्रायद्वीप है, तो क्वेश्चन आता है कि इसकी लोकेशन है यानी इसके आसपास कौन से सागर हैं। देखिए जो कोरिया प्रायद्वीप है इसके पश्चिम में पीला सागर है, इसके पूर्व में जापान सागर है और इसके दक्षिण में ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, पूर्वी चाइना सागर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एशिया महाद्वीप पूरा पढ़ लिया है। तो आज हमारे 5 महाद्वीप हो गए हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। अब बचा है आपका यूरोप। तो नेक्स्ट वीडियो में यूरोप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जो हमने पढ़ा है। ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।